टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट। पेपर में कई बार आ चुका है डाइपोल मोमेंट, या जिसे स्टूडेंट्स हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण, बोले यस सर, इसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। क्या होता है स्टूडेंट द्विध्रुव आघूर्ण? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि केमिस्ट्री में जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जैसे मान के चलिए Na के ऊपर क्या चार्ज है सर? प्लस चार्ज होता। तो Cl के ऊपर क्या चार्ज होता सर? माइनस चार्ज होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी आप ले लें, चाहे तो आप लोग, ठीक है, KCl के लिए देख लें या किसी के भी लिए देख लें, एक के ऊपर प्लस चार्ज होता है, एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है। बोले जी सर, जैसे मान चलो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है KCl, यहां पर भी लिखा हुआ है KCl, यहां पर पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। बोलो जी सर, तो सर ये क्या है? बोल सर ये एक पोल है। मतलब ये क्या है? बोल सर ये हमारा क्या हो गया सर? एक पोल हो गया, और एक पोल ये हो गया है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब ये दोनों आपस में रखे हुए हैं, जैसे KCl के साइड में KCl रखा हुआ है, तो ये आपस में क्या चाहेगा सर? आपस में क्या चाहेगा? इंट्रैक्शन होना चाहेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इसे हम लोग डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं कि आपस में दोनों क्या करेंगे, तो सर इंटरेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। बोले जी बिल्कुल ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या हुआ इसके हिसाब से? यदि इस हिसाब से यदि हम डायपोल मोमेंट की बात करें, तो सर इनमें क्या होते हैं? दो अपोजिट चार्ज हमें नजर आ रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है और एक नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। यहाँ पर दो पोल हैं, एक क्या हो गया आपका पार्शियल पॉजिटिव हो गया और एक पार्शियल नेगेटिव हो गया। मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है हमें, और एक के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। तो इसको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में हम लोग इसकी? तो सर अ डाइपोल मोमेंट, अ डाइपोल मोमेंट is a measurement, is a measurement of the separation, of the separation of two, separation of two opposite electrical charges, electrical charges। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा इनके बीच में, या तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज नजर आएगा हमें। बोले सर क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। तो बोले सर वह निकाय या वह सिस्टम का तंत्र जिसमें क्या होता है? दो बराबर और क्या होते हैं? विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? काफी कम दूरी पर होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन के साथ यदि हम चलें तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी हमारी, ठीक है, वह निकाय या वह तंत्र, वह निकाय जिसमें, वह निकाय जिसमें दो बराबर, दो बराबर परंतु विपरीत, परंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे से, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा हुआ होगा, कई बार पढ़ा भी है कि जैसे आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो NaCl है, NaCl की बॉन्ड लेंथ क्या होती है। कई बार आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, इसके बीच की क्या पूछ ली जाती? बॉन्ड लेंथ पूछी जाती कि भैया इनके बीच की जो है वो बंध लंबाई कितनी होती है। तो बोले यस सर, इनके बीच की जो बंध लंबाई है वो कितनी होती है? एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव है, तो Na
और Cl जो है आपने देखा होगा Na और Cl दोनों आपस में मिलकर क्या होता है सर, NaCl होते हैं। तो सर NaCl हुआ मतलब इनके बीच में क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड बना, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, बोल सर Cl को दिया। तो इनके बीच जो बॉन्ड बना, इसकी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी होती है, बोल सर इसके बीच की जो लंबाई होती है वो 0 क्या होती है, 236 नैनोमीटर होती है। ये साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिकल करके बताया गया। बोले जी बिल्कुल, NaCl के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। अब यहीं पर यदि आप लोगों से KCl के बीच की बॉन्ड लेंथ पेपर में यदि आ जाए तो क्या होगी, KCl के बीच की बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ KCl। जी, KCl के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होना चाहिए, पेपर में दिया है तो क्या लिखोगे। जी, बॉन्ड लेंथ जो है नैनोमीटर पिकोमीटर इसमें मेजर की जाती है, तो उसकी क्या होगी बॉन्ड लेंथ, जी बताइएगा। यदि इसकी बॉन्ड लेंथ यदि पेपर में दी आ जाए तो क्या होगा आंसर। वो सर इसकी भी वही होती है, कितनी, KCl की कितनी होती है सर, 0.267 नैनोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ है किसकी, K और Cl जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं सर, KCl बनाते हैं। जब आपस में दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे सर, KCl बनाएंगे। तो ये जो बॉन्ड लेंथ नजर आ रही है हमें, इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ नजर आ रही है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वही क्या है हमारा, तो सर ध्रुवीय सहसंयोजी बंध वाले अणुओं के बीच की क्या होती है, ये माप होती है कि ये आपस में कितने दूरी पर रखे गए हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी देखा हुआ होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला भी सिंपल सा इसमें चार्जेस पर बेस्ड आ जाता है, म्यू इक्वल टू Q इंटू आर, Q इंटू आर, या तो कई बार आपने देखा होगा म्यू इक्वल टू E इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोगों को नजर आता है, या तो ये और या तो ये, द्विध्रुव आघूर्ण पर डाइपोल मोमेंट पर आपको ये फॉर्मूला नजर आ ही जाता है कई बार। बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। अब स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट भी आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट भी हम पेपर में क्या है पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो अभी हम सिंपल सिर्फ क्या देखते हैं, डायपोल मोमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हमें इस पर बेस्ड जो है वो पेपर में कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन डायपोल मोमेंट पर बेस्ड, आइए जरा चर्चा करते हैं पेपर में हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे डायपोल मोमेंट पर। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है हमारा जो डायपोल मोमेंट पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। पहला क्वेश्चन डायपोल मोमेंट पर, स्टूडेंट्स डायपोल मोमेंट जो होगा, ठीक है, कौन से बॉन्ड पर होगा, ये हमें पहचानना होगा कि जो डायपोल मोमेंट है वो कौन से बॉन्ड पर होना चाहिए। मतलब विच वन ऑफ दी विच वन ऑफ दी करेक्ट एग्जाम्पल विच वन ऑफ दी करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का सही उदाहरण होगा, सही उदाहरण, आपको पहचान करना है कि इसका सही उदाहरण कौन सा होना चाहिए डायपोल मोमेंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए आप लोगों से तो। चलिए इसके साथ स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल दे रहे हैं, पहचान करना है। चलिए NaCl, KCl, H2O, MgCl2, कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए सही होगा स्टूडेंट्स बताइए। यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होना चाहिए।
ए और बी दोनों होंगे, दोनों होंगे, ए और बी दो होंगे बोले। चलिए ए और बी दोनों होना चाहिए। मैंने आपको ए और बी जो है वो एग्जाम्पल बताया था कि ऐसे होंगे। NaCl होगा कि KCl होगा कि H2 होगा कि MgCl2 होगा, ये पहचान आपको करना है। जी, एक पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। जी, और वो कौन से बॉन्ड के होंगे, कौन से बॉन्ड के होंगे? क्योंकि यहां पर ये भी जो है वो कोवेलेंट, ये क्या है, आयनिक है, ये भी आयनिक का है और ये भी आयनिक का है। एकमात्र अकेला जो H2O है ये किसका है? बोल सर यहाँ पर एकमात्र H2O बस अकेला है जो किसका है? बोल सर ये कोवेलेंट का है। किसका है? कोवेलेंट का है। और स्टूडेंट्स, द्विध्रुव आघूर्ण जो है डायपोल मूवमेंट है, ये किसके लिए लगाया जाता है? सर डायपोल मूवमेंट का जो यूज किया जाता है वो मेनली यूज किसके लिए होता है हमारा? किसके लिए होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध के लिए होता है। किसके लिए होता है? सहसंयोजी बंध के लिए होता है। याद रखिएगा आप लोग, बाकी किसी के लिए नहीं होता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो है वो किसके लिए फॉलो किया जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड के लिए फॉलो किया जाता है, ना कि आयोनिक बॉन्ड के लिए किया जाता है। ये बात आपको बहुत ही, ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। और आप गलती यही करते हो, आपको लगता है कि डायपोल मूवमेंट जो है वो हर जगह यूज किया जाएगा। डायपोल मूवमेंट हर जगह यूज नहीं किया जाता है। चलिए, क्लियर हो गया होगा आप लोगों से। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक नियम जरूर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। डायपोल मूवमेंट के बाद में एक नियम जो है वो यूज किया जाता है, फजान का नियम। किसका नियम यूज किया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने? बोल सर फजान का नियम आप लोगों ने यूज किया होगा। जी, फजान का नियम क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए फजान्स रूल क्या होता है, क्योंकि कई बार आ चुका है, शायद आप लोगों को पता ना हो फजान्स रूल के बारे में। जी, क्या होता है स्टूडेंट्स फजान रूल्स? ये क्या है बोलना सर, आज तक नहीं पढ़े हमने फजान्स रूल्स, पढ़े हैं क्या फजान्स रूल के बारे में? क्या होता है फजान्स रूल? डेफिनेशन ही बन जाए बहुत बड़ी बात है। फजान्स रूल जो होता है वो कोवेलेंट के लिए यूज किया जाता है कि आयनिक के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप बताइए? फजान्स रूल्स क्या होता है? क्या ये आयनिक बॉन्ड पर फॉलो होता है या कोवेलेंट पर होता है या कोऑर्डिनेट पर होता है या सभी के लिए यूज किया जाता है? क्या है फजान्स रूल्स? जी, फजान्स रूल जो है वो सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड है, किस चीज पर बताता है? जी, क्यों दिया गया फजान्स रूल्स? जी, 1923 में फजान ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नियम दिया था। वो क्या था? चलिए, नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स, फजान रूल्स क्या कहता है, ठीक है। सिंपल तरीके से यदि आपको फजान रूल्स यदि पढ़ना है तो आप एक चीज से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट जब फजान्स ने अपना जो रूल दिया था, उस रूल में स्टूडेंट साफ साफ कहा गया है कि भैया ये क्या बताएगा, चार्जेस के बारे में बताएगा। किसको बताएगा सर? चार्जेस के बारे में बताएगा। कैसे चार्जेस? आइए जरा चर्चा कर लेते हैं फजान नियम पर। यदि धनायनों का आकार, जरा ध्यान से समझिएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का, यदि धनायनों का आकार व आवेश व आवेश एक जैसा हो, एक जैसा हो, तो उस धनायन, उस धन आयन की ध्रुवणता, की ध्रुवन क्षमता, ध्रुवन क्षमता अधिक होगी, कि ध्रुवन क्षमता अधिक होगी, जिनके जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनके
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण धातु जैसे हों, संक्रमण धातु जैसे होते हैं, संक्रमण धातु जैसे होते हैं। अब ये संक्रमण धातु कौन सी होती बताओ, कौन से ब्लॉक को संक्रमण धातु कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल किसे कहा जाता है? फजान्स के रूल में ट्रांजिशन मेटल के बेस्ड पर होना चाहिए बोले जी, बताइए। तो सर ये जो है आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजक बॉन्ड पर बेस्ड होता है। क्या पूछा जाएगा इसमें डेफिनेशन में, यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा भी फजान रूल्स क्या होता है, क्या लिखेंगे इसमें आप लोग सिंपल तरीके से? चलिए, तो सर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? बस इसमें डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, बोले अकॉर्डिंग टू फजान्स, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल an ionic bond is an ionic bond is formed by a compound with a low positive charge, a charge cation and a small ion anion, whereas a covalent bond is formed by a compound with high positive charge, with high positive charge। मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है, ये डिमांड क्या रख रहा है अपनी कि भैया इसके पास में क्या होना चाहिए? हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसके पास में क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। फजान रूल्स के अकॉर्डिंग ये चर्चा हो रही है। तो आइए जरा इसको हम फॉलो भी करके देखते हैं कि फजान रूल्स जो है, ठीक है, ये एक्चुअल में जो कह रहा है, तो इस पर कुछ, ठीक है, प्रैक्टिकल जैसे देख लेते हैं कि फजान रूल्स ने क्या कहा। तो फ्रेंड्स फजान रूल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, फजान रूल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फजान रूल कह रहा है, ठीक है, कि यदि धनायनों का आकार व आवेश एक जैसा हो तो उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अधिक हो जाती, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण धातु के जैसे होते हैं। मतलब संक्रमण धातु कौन सी होती, ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती भाई बताओ? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं किसे कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल कौन से ब्लॉक को कहा जाता है? बोले सर जितने भी डी ब्लॉक होते हैं उन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। संक्रमण धातुएं किसे कहा जाता है? डी ब्लॉक को कहते हैं क्या संक्रमण धातु? यदि आपसे ट्रांजिशन मेटल यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि ट्रांजिशन मेटल में आपने देखा होगा, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है सर? परमाणु का आकार जो है वो बढ़ते जाता है। बोले यस सर, परमाणु का आकार काफी बढ़ते जाता है उसमें। चलिए, तो इसको यदि हम देखना चाहें तो जैसे मान चलो स्टूडेंट्स, यदि ये सिंपल है, यदि क्या है ये, बोल सर ये केटायन है, ये क्या है? केटायन है। मतलब यहां पर क्या है? सिर्फ धनायन बस अकेला है, पॉजिटिव चार्ज बस अकेला है। यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज बस अकेला है, तो इसका आकार कुछ ऐसा होगा बोले। लेकिन यदि स्टूडेंट्स इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि वो संक्रमण धातु जैसा यदि हो और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो सब क्या हो, ठीक है, एक साथ आते जाएं, तो इसका आकार क्या हो जाता है सर? बढ़ते जाता है। इसका आकार क्या होता जाता है सर? बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाने लगते हैं। कुल मिला के आफवाऊ ने जो कहा था उसी का छोटा रूप इसने कहा है। हमने क्या पढ़े आफवाऊ में? क्या पढ़े कि बीच में पॉजिटिव चार्ज होंगे, चारों ओर कौन चक्कर लगाएंगे सर? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये किसका माना जाएगा? किसका माना जाएगा वो सर? किसका माना जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि यहां पर सभी जगह क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुल मिला के धनायन का आकार क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा। एक जैसा होगा? बोले यस सर, एक जैसा हो जाएगा।
है ना, पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर हो जाएगा। और यहां पर यदि छोटा अकेला ये हो रही, यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर ना लगाए तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। इसका साइज अभी क्या है, बोलते इसका साइज अभी छोटा है, और यहां पर इसके चारों ओर चक्कर यदि इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं तो उसका साइज क्या हो रहा है, उसका आकार क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। तो सिर्फ इतनी सी बात फजान ने कहा था। फजान ने क्या कहा था कि भैया यदि पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ाने की कोशिश यदि कर रहे हैं, उसके चारों ओर यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सर आकार जो है वो आकार बढ़ जाएगा। सिर्फ आकार बढ़ाने की बात फजान ने कहा था, ठीक है, कि क्या होगा, तो सर धनायन का जो है, धनायन पर क्या होता है, अधिक आवेश होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, उस पर जो है चार्जेस ज्यादा होता है क्या उसका चार्जेस, पॉजिटिव का चार्जेस ज्यादा होता है कि बताओ, पॉजिटिव का चार्जेस ज्यादा होता है, ये कहा धनायन ने। कुल मिला के धनायन ने ये कहा, धनायन का अधिक आवेश होता है, अधिक आवेश जी। जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन जो होते हैं, ठीक है, इसके पास में क्या होता है, चार्जेस ज्यादा होता है। चार्जेस जो होता है इसके पास में, बोले सर हाई होता है, किसके अकॉर्डिंग में, किसके अकॉर्डिंग में हाई होता है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग में। इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग में क्या होता है, चार्जेस हाई होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस होता है वो क्या होता है, उससे इससे लो होता है, इससे छोटा होता है। ऐसा सही है क्या बात, बोल सर पता नहीं बोलना। तो प्रोटॉन का चार्जेस कितना होता है ये बताओ, यदि आपसे प्रोटॉन का यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि ये चार्जेस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्जेस कितना होता है, एनीवन कोई बताना चाहे। बोल सर पढ़ा हुआ हमने। प्रोटॉन कैसा होता है सर, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, मतलब क्या होता है यहाँ पर, +1 चार्ज बोल सकते हैं आपकी, भैया पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 चार्जेस होता है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है सर, -1 चार्ज होता है। ये क्या होता है हमारा, बोल सर नेगेटिव में जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, ये पॉजिटिव की ओर जाता है और ये नेगेटिव की ओर जाता है। तो चार्जेस हाई किसका है, बोल सर चार्जेस हाई इसका है। चार्जेस हाई किसका है, वो सर पॉजिटिव चार्ज का। ये बात किसने कहा सर, ठीक है, फजान ने कहा। धनायन का आकार छोटा होता है, ये बात भी इसने कहा। जो धन आयन होते हैं, धनायन का छोटा आकार, क्या ये बात सही है, धनायन का आकार छोटा होता है जी। साइज ऑफ प्रोटॉन इज, ठीक है, टू स्मॉल, होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज कम होता है क्या, साइज ऑफ प्रोटॉन इज टू स्मॉल, छोटा बहुत चार्ज मिलता है क्या देखने के लिए आपको, इनके चार्जेस छोटे होते हैं क्या। बोले जी बिल्कुल, इनके चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी कम, मतलब इसका जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो काफी छोटा होता है। बोले यस सर, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ऐसा भी लिख सकते हो। यदि आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो भी, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। हो सकता है क्या, धनायन का आकार छोटा है, बोले यस सर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो छोटा सा होता है। ये छोटा सा, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा देते हैं, बोले सर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ऋणायन पर अधिक आवेश होता है क्या, ऋणायन पर अधिक आवेश होता है, बोले सर नहीं, ऋणायन पर अधिक आवेश नहीं होता है। ऋणायन का आकार बड़ा होगा, ऋणायन का आकार बताओ, नेगेटिव चार्ज का जो आकार है वो बड़ा होना चाहिए। एक पॉइंट यहां पर जो बन रहा है कि ऋणायन का बड़ा आकार होता है, ऋणायन का बड़ा आकार, क्या ये यहां पर सिद्ध हो रहा है, लार्ज साइज ऑफ एन आयन, ठीक है, लार्ज साइज ऑफ एन आयन, क्या ये बात प्रूव्ड हो रही है। बोले जी बिल्कुल सर, ये बात क्या हो रही है, यहां पर प्रूव्ड हो जा रही है। चलिए क्लियर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स किसने कहा, फजान ने ये सारी बातों को यहां पर रखा। तो बोले यस, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स, ठीक है, फजान ने जितने भी यौगिकों को लिया, ठीक है, वो सब के सब क्या थे, कलर्ड यौगिक थे। कलर मतलब जो सब क्या थे, कलरफुल थे, ठीक है, रंगीन यौगिकों को लिया उन्होंने। जो जैसे व्हाइट होते हैं ना, व्हाइट चीजों को उसने नहीं लिया, जो चीजें व्हाइट होती है उसको नहीं लिया। जिनके कलर होते हैं उन कलरों पर क्या किया उसने, प्रैक्टिकल करके बताया फजान ने। याद रखिएगा, पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन पूछी जाती है जो आप लोगों से
फजान रूल पर बेस्ड बनना चाहिए, क्योंकि इस पर जो एमसीक्यूज आता है वो सिर्फ डेफिनेशन पर आता है कि इसने क्या कहा था। ठीक है, तो यदि आए तो आप लोगों से आसानी से बनना चाहिए। चलिए जरा देख लेते हैं। ठीक है, फजान रूल पर क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स, और बॉन्डिंग हो गई, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन और बॉन्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें बनेगा। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, सिंपल सा कुछ मिल जाए तो। एक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, स्टेबिलिटी पर एक बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, फजान रूल्स पर। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, फजान रूल, ठीक है, फजान रूल फजान रूल्स डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन फजान रूल्स डिपेंड ऑन जी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, फजान रूल डिपेंड ऑन मतलब फजान नियम निर्भर है। फजान नियम निर्भर है, किस चीज पर निर्भर है? एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बना के दे रहे हैं, बताइएगा क्या होगा। पहला, H2SO4। दूसरा, दी पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर। तीसरा, एनायन। चौथा, केटायन। ठीक है, मतलब धनायन, ऋणायन, ठीक है, ध्रुवीयता और H2SO4 किस पर डिपेंड है स्टूडेंट्स, जरा बताइएगा सोचकर, किस चीज पर डिपेंड है ये? जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, वेरी गुड। जी, करेक्ट आंसर है। जी, वेरी गुड। ध्रुवीयता पर निर्भर होगा। ध्रुवीयता पर मतलब क्या होगा? तो सर पोलराइजिंग पावर में क्या होगा सर, पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, नेगेटिव चार्ज भी आएगा। और पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ ही कौन चक्कर लगाते हैं सर? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। होना तो देखो यहाँ पर धनायन भी होगा, ऋणायन भी होगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन किस में आ रहा है? धनायन ऋणायन दोनों होना चाहिए। जो पोलराइजिंग पावर में जा रहा है, ध्रुवीयता में आ जा रहा है, क्योंकि ध्रुवीयता पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा और आपका नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी पूछ लिया जाए आसानी से बन जाएगा, आप लोगों से नोट डाउन कीजिए। अब फ्रेंड्स एक ऐसा क्वेश्चन जो हमसे पेपर में लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक, जिसका नाम है स्टूडेंट्स आपका संकरण। शायद सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है इसका? संकरण, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं।
बोले यस सर, पढ़ा हुआ हमने संकरण के बारे में, संकरण क्या है, संकरण किसे कहते हैं, इस टाइप से आप लोगों ने काफी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बोले यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब फ्रेंड्स ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि भाई संकरण क्या है, संकरण किसे कहते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बेसिक तरीके से आपको समझाते हैं संकरण के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने संकरण नहीं पढ़ा हुआ होगा। एक का नाम होता है स्टूडेंट्स एसपी संकरण, एक होता है sp2 संकरण, एक होता है sp3 संकरण, एक होता है sp3d संकरण, एक होता है स्टूडेंट्स sp3d2 संकरण। ये संकरण होते हैं, इनका नाम संकरण है, ठीक है, जिसमें एस और पी भी आएगा, एस और पी आएगा। मतलब ये ब्लॉक चल रहा है मान के चलिए आप लोगों के, उस पर बेस्ड जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे कि कहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। इसको या समझना है, ये आसानी से नहीं बनता, ये आप पूरा 12th भी पास हो जाते तो ये आपको बनता नहीं है, संकरण जो है वो आपको नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं आपको संकरण बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ नोट टाइप का लिखवाऊंगा, उस नोट से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी, इसके नोट देखते हैं, कुछ नियम टाइप से चलेंगे, ठीक है। तो ये आप या तो ऐसा लिख सकते हो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, नियम 1, नियम 1 पर चर्चा करेंगे कि नियम 1 क्या कह रहा है हमारा, जब आपको समझ में आएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चनों के साथ चलेंगे हम लोग। नियम नंबर 1 में क्या है, पॉइंट हमारा पॉइंट पर ही लिखते हैं। यदि संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 8 या 8 से कम, या 8 से कम हो तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग 2 से भाग देंगे। ये डेफिनेशन है इसकी, मतलब पॉइंट नंबर 1 की जो क्या है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि संख्याओं का योग क्या आएगा, ठीक है, 8 आएगा या 8 से कम आएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर देना बेझिझक होकर। मतलब इफ द टोटल if the total 8 or less than 8, ठीक है, क्या करेंगे, when divided by 2, क्या करेंगे फिर उससे, बोल सर हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे। किससे डिवाइडेड कर देंगे सर, 2 से क्या कर देंगे, उसमें हम लोग भाग दे देंगे। बोले यस सर, 2 से क्या कर देंगे, उस समय डिवाइडेड कर देंगे। चलो भाई क्लियर है, 2 से भाग दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे आप लोगों को। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आता है जरा ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन जरा देखिएगा, चीजों को समझिएगा, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं आपको ये, ठीक है। सर, पेपर में जी सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, पेपर में जाए, व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4, व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4, मतलब CH4 में कौन सा संकरण है, कौन सा संकरण है, ये आपसे पेपर में पूछा गया कि भैया बताओ CH4 में कौन सा संकरण है, sp है, sp2 है, sp3 है कि sp3d है, बताइए कौन सा संकरण है इसमें। जो भी आपको लग रहा है उस आंसर के साथ आप जा सकते हैं, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है आप लोगों का। जी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे जी। जी ऑप्शन नंबर डी। जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे बोले सर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बी जाएंगे। बी भी नहीं होगा। ये तुक्केबाजी चल रही है। अभी क्या चल रही है आप लोगों की? तुक्केबाजी चल रही है। चलो, नहीं बन पा रहा ना कि कैसे हो रहा है, एक्चुअल में नहीं बन पा रहा कि ये जो आंसर निकल कर आ रहा है ये कैसे निकल कर आ रहा है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका सॉल्व करने का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर हमारे पास में कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना जरा ध्यान दीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसको अफाव प्रिंसिपल में तोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हूं मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके अफाव प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो क्या बनेगा इसका सर? इसका बनेगा 1s2 2s2 और 2p2, यही बनेगा क्या? जरा चेक कर लो आप लोग। तो बोले यस सर यही बनेगा। अब इसके साथ में हाइड्रोजन कितने सर? 4 है। एक हाइड्रोजन का कितना बनता है सर? 1s1 बनता है। दूसरे वाले का भी क्या बनेगा सर? 1s1 बनेगा। तीसरे वाले का भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स? हमारा 1s1 बनेगा। और चौथे वाले का भी क्या बनेगा यहाँ पर? 1s1 बनेगा। तो बोले जी सर सभी के 1s1 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 बनेंगे। तो स्टूडेंट्स इनके आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लिया जाता है। आउटर मोस्ट मतलब लास्ट वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सब लिए जाएंगे। इसके लास्ट में मतलब ये पहली वाली रेंज चल रही है और ये दूसरी वाली। तो बोले सर ये अभी कौन से में खत्म हुआ सर? दूसरे वाली रेंज में जाके एंड हुआ है। तो मतलब जिस वाली रेंज में जाके एंड हुआ उसको ही लिया जाएगा। इसको ले लिया हम लोगों ने। बोलिए सर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? सर 2 और 2 4 हैं। इसमें देखो वो सर लास्ट में सर शुरू में भी और लास्ट में तो ये अकेला ही है। ये पूरा पूरा देगा, इसका पूरा पूरा रहेगा, इसका भी पूरा रहेगा, इसका भी पूरा रहेगा, क्योंकि इसके शुरुआत और लास्ट तो वही एक ही जगह से हो रही है। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होगा हमारा? वो सर इसका देखो ये 2 और ये 2, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट के आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन लेना है हमें। ठीक है, संख्याओं का क्या करना है? योग करना है लास्ट वाली का। इसके देखो 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। चारों 4 क्या हो गया सर? 8 हो गया। चारों 4 क्या हो गया हमारे? 8 हो गए। अब यदि 8 आया, हमने लिखा हुआ है यदि संख्याओं का योग 8 हो या 8 से कम हो, इफ द टोटल, ठीक है, कितना हो? 8 या लेस देन 8 हो, तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे इसमें? वो सर 2 से डिवाइड कर दो। इसमें जरा करो, जरा 2 से डिवाइड क्या होगा? वो सर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब क्या होगा हमारा? 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो सर 2 4 8, कितना निकल कर आ रहा है सर? 4 निकल कर आ रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है सर? 4 निकल कर आ रहा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, 4 निकल कर आ गया। अब जो 4 निकल कर आया स्टूडेंट्स, इसका मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, S1 P1 कितने हो गए सर? ये 2 हो गए। S1 P2 हो गए, कितने हो गए सर? ये 3 हो गए। S1 P3 कितने हो गए सर? ये 4 हो गए। S1 P3 हो गया 4 और 1 हो गया ये 5, ये 5 कहलाएगा। मतलब S1P हो गया 3, 3 और 1 क्या हो गया? 4 और 4 2 क्या हो गया सर? 5 हो गया। ये देखो 4 और 2 हो गया 6। कौन सा वाला आंसर बनना चाहिए बताओ? SP का मतलब होता है कि एक S और एक P मतलब ये 2, एक S 2P मतलब 3, एक S और 3P मतलब 4, एक S P3 हो गया, 3 और 1 4 और 1 क्या हो गया सर? 5, एक क्या हो गया? S, 3 हो गया P और ये 2, कितना हो गया सर? 6 हो गया। तो कौन से नंबर का आंसर आना चाहिए बताओ? SP2 SP3 SP4 क्या है? क्या लग रहा है? SP और कुछ तो नहीं होता है? किसके साथ जाना चाहोगे? तो सर SP3 के साथ जाना चाहेंगे। किसके साथ जाना चाहोगे आप लोग? SP3 के साथ जाना पसंद करेंगे, जो करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्योंकि SP3 करेक्ट आंसर क्या हो गया सर? 4 निकल कर आ रहा। 4 का मतलब होता है कि एक S का और एक P का, दोनों मिला के कितने हो गए सर? 4 हो रहे हैं। इसलिए SP3 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन आपका यहां पर हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स में आप लोगों को यहां पर जो है वो H2 आ जाए, वाटर आ जाए, पानी,
पानी में कौन सा संकरण होगा भाई? H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? मैसेज करें, बताइए। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे आप? मैसेज करें। sp3 होगा इसका भी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो सर एस कितने सर? दो हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो एस हो गए सर। क्या बनेगा सर? 1s1 बनेगा। इसका भी क्या बनेगा? 1s1 बनेगा। ऑक्सीजन का कितना सर? ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 का बना लो। क्या होगा सर? 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है सर? एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है सर? एक। और ये कितना देगा सर लास्ट के? जरा देखो, लास्ट वाले पूरे भैया, लास्ट के पूरे, जो भी रेंज चलेगी लास्ट की वो पूरे पूरी पार्टिसिपेट करेगी। तो सर 4 और 2 6, यहां से 6 पार्टिसिपेट करेंगे। ये 6 और ये 2 कितने होगा सर? 8 हो गए। 8 में 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा आंसर हमारा? सर डिवाइड यदि हम करेंगे सर कितना आएगा सर? हमारा आ जाएगा 4। और 4 का मतलब क्या होता है? एसपी कौन? sp3। पक्का sp3 होगा? जी बताइए, sp3 के साथ जाना चाहेंगे? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, sp3 के ही साथ चले जाएंगे। sp3 के ही साथ चले जाएंगे बोलना सर। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब मान के चलो यहां पर जो है आप लोगों को HCl दे दिया जाए। HCl दे दिया जाए, अब क्या होगा? HCl यदि दे देते हैं तो HCl यदि आपको मिल जाए तो क्या होगा फिर? sp3 ही होगा HCl में। अरे जरा चेक कर लेना भाई, चेक जरूर करना। देखो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1। क्लोरीन का होता है 17, बना लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। कितना हो रहा है? बोल सर इसके लास्ट में देखो कितने हैं सर? 5 और 2 7, और इसके लास्ट में कितने हैं सर? 1। 7 और 1 कितना हो गया सर? 8। यदि 8 आया है, 8 से कम यदि आता तो किससे देंगे भाग सर? 2 से भाग दे देंगे। कितना हो गया सर? एसपी मतलब ये काटेगा सर, 4 आया। 4 का मतलब क्या होता है? एक एस का और पी के 3, तो एसपी हो गया 3। sp3 संकरण है। देखो इतना इजी है, इतना इजी है, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं जाता 11th 12th में। 11th 12th में आप लोगों को ये ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, नहीं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते इस क्वेश्चन को। चलिए sp3 होगा बोले। और ये संकरण पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। चलिए क्लियर है, बन जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, NaOH हो जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो जाए। अब NaOH क्या होता है जरा चेक कर लो। NaOH में क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? क्या लग रहा है आप लोगों को? जी, NaOH का आसानी से चेक कीजिए जरा।
sp3 होगा। ओके, चेक कर लेते हैं। चलिए, क्या होगा? बोल सर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 11 होता है। बना लो, क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 और 3s1 होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन का बना लो, क्या होगा सर? 8 होता है। 1s2, 2s2 और 2p4 होगा। किसका बनाना है सर? H है, हाइड्रोजन बनाओ 1s2, सॉरी 1s2 भी नहीं होगा बाबा, ये तो 1s1 ही होगा। 1s1 होगा। तो सर आउटर मोस्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट में कितना है सर? 3 वाली रेंज चालू हो रही, तो 3 वाली ही रेंज लेंगे। इसमें 2 पे खत्म हो रहा सर, 2 वाली पूरी लेंगे। इसमें 1 भी खत्म हो सर, 1 वाली पूरी। किस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है जरा चेक करो। बोल सर इसका 1 जा रहा है, 1, ये भाई साहब 1। ये कितना है सर? 4 और 2 6। बोल सर ये 6। और ये कितना सर? 1। सर ये 1। टोटल कितने हो गए सर? 6 7 और 1 8 हो गए। 8 बटे कितना करेंगे सर? यदि 8 या 8 से छोटा है तो 2 से ही डिवाइड होगा हर बार। 8 या लेस देन 8 यदि कोई वैल्यू आती है तो क्या करना है हमें? 8 से डिवाइड करना। काटो, क्या होगा सर? आ गया 4। 4 क्या हो गया सर? sp3 ही हो गया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यहां तक तो अभी आप लोगों को फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं जाती होगी। सिंपल तरीके से आप लोग इसको क्या कर रहे हो? अभी हैंडल कर रहे हो। बनेगा क्या? पेपर में दी क्वेश्चन दी इस तरीके से सिंपल पूछ लिया जाए तो आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? अभी तक आपको नहीं पता था कि NaOH में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? NaOH में नहीं पता था आप लोगों को? बोले जी बिल्कुल नहीं मालूम था। दूसरे क्वेश्चनों से जरा चेक करके देखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उसमें आ जाए स्टूडेंट्स आप लोगों का KCl आ जाए। KCl को चेक करो जरा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और Cl का जो होता है वो होता है 17। जी, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको लग रहा है? बताओ KCl में। KCl में कौन सा संकरण आपको नजर आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रहा है? बताइए। और ये जो क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है वो है अफवाह प्रिंसिपल, क्योंकि जब तक आप लोगों को इनके एटॉमिक नंबर नहीं मालूम होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनकी सबकी ट्रिक बताया। ट्रिक बताने का कारण क्या था? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की जो ट्रिक आपको बताई गई वो उसका कारण क्या था? उसका यही कारण था कि आप लोगों का बेस स्ट्रांग हो जाए। आपको पता हो कि पोटेशियम के मतलब पोटेशियम होता है, Cl मतलब क्लोरीन होता है। चलिए, तो क्या होगा? तो ये 19 को तोड़ो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और कितना हो रहा है? 19 लिखना है। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 4s1। बोले यस सर। इसको तोड़ो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। बोले यस सर 3p5 हो गया। अब क्या होगा इस हिसाब से जरा चेक कर लो। सर इसके लास्ट में ये 4 में खत्म हो रहा सर, ये एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसने 1 दिया। ये वाला लास्ट में कहां पर खत्म हो रहा सर? 3 में खत्म हो रहा सर, 5 और ये 2 7 सर, ये 7 हो रहे हैं। तो दोनों मिला के कितना हो गया सर? 8। 8 बटे कितना हो गया सर? 2 से ही भाग देंगे, क्योंकि 8 या 8 से कम यदि आता तो 2 से ही भाग देते हैं। कितना आया सर? 4। 4 आए मतलब क्या होगा सर? 4 आए मतलब 1s और p3 मतलब sp3 हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या? आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स, इसमें हमने सिर्फ बात किया है कि 8 या 8 से कम यदि आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि 8 से ऊपर आ जाए, 8 से ऊपर आ जाए तो क्या करेंगे? 8 से ऊपर यदि कोई वैल्यू यदि आपको नजर आए तब क्या होगा? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है, कि sp कहां आता है, sp2 भी आएगा, अभी sp3d आएगा, sp3d2 भी आएगा। इन सभी पर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी के मन में यदि कोई डाउट यदि है और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।